और अब बात करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर को लेकर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिले आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली जजों की पीठ ने 3-2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि इस फैसले में चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट की राय जो थी वो ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ थी। बाकी जो 3 जज थे उन्होंने ये माना कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है और ईडब्ल्यूएस कोटे में सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिला है। इस फैसले को चुनौती दी गई थी। 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में इसे पास किया गया था। उस दौरान कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया था, लेकिन अब जब सुनवाई होती है तो फिर जस्टिस यूयू ललित कहते हैं कि मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों से सहमत हूं और ये गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है आर्थिक आधार पर, यह सही नहीं है। लेकिन 3 जज जिसमें जस्टिस नजर आ रहा भाई 30 साल तक तो आप इंदिरा साहनी के जजमेंट में लगी हुई शर्त को मानते रहे, अब आप क्यों नहीं उलट कैसे पलट गया? तो अगर आप इस फैसले के खिलाफ हैं, आपकी पार्टी तो आपके साथ नहीं खड़ी। अरे भाई पार्टी की बात ही कहां से कर दिया आपने? मेरा ये निजी है, मैं लड़ता रहा हमेशा समाज की, और पार्टी कहे या न कहे सामने दिख रहा है सब कुछ। तो आप चैलेंज करने जाएंगे इस फैसले? नहीं, चैलेंज हम क्यों करेंगे? हम उन्हीं के खिलाफ चैलेंज करके क्या कर लेंगे? खोल दो। What's your comment on EWS reservation? I'm not opposing EWS reservation, but I definitely challenge the mindset of Supreme Court, that is a upper caste mindset, that when it came to expand the limit of 50% in the matter of SC, ST, OBC reservation, then always it was cited that Indira Sahani judgment has put an embargo of 50%. Today that embargo has been lifted. Now today they are citing constitution, that in the constitution there is no limit mentioned. Then why, when it came to SC, SC, ST, for 30 years they have been always citing citing Indira Sahani, not the तो उदित राज को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे 50% का जो बैरियर है उसे तोड़ दिया गया है। हालांकि तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा था कि वो बैरियर जो है 50% का उसे नहीं तोड़ रहे हैं, उसी के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये भी अपने आप में जब डिटेल जानकारियां निकल कर आएंगी तो आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इधर शोएब जमाई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ शादा जमाई हैं। शादा भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई सारे सवालों के जवाब तलाशता है। ये मांगता है कि जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि एक समय सीमा होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से लोग फायदा ना उठाएं इसका। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या ये 50% से ऊपर जाएगा? देखिए, पहले मैं समझा दूं, 2 ओपिनियन है, एक मेजॉरिटी 3 जजेस के और एक जस्टिस भट्ट का डिसेंटिंग ओपिनियन है जिससे चीफ जस्टिस एग्री करते हैं। और मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता है। ऑल्सो जो एक्सक्लूजन, जो बैकवर्ड कास्ट, SC, ST, दलित्स और जो ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से, वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता। उस पॉइंट पे जो डिसेंट है वो डिसएग्री करती है। वो कहता है क्योंकि आपने जो पुअरेस्ट लोग हैं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास पुअरेस्ट है, वहीं हमने यही बहस की थी और वो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया डिसेंट में कि जो पुअरेस्ट लोग हैं उनको अगर आप एक्सक्लूड करेंगे इकोनॉमिक क्राइटेरिया से तो उसका पर्पस ही मीट नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो ब्रॉड व्यू है। अब इस पे मेजॉरिटी के व्यू में जस्टिस त्रिवेदी ने और जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि रिजर्वेशंस वर इनिशियली मेंट टू बी टाइम बाउंड एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड टू कॉन्स्टेंटली रीअसेस एंड सी इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्वेशन हैव बीन मेट। दैट इज फाइन एज अ व्यू, but today the reality is that on the ground, do people from backward classes and SC, ST have equal access in government jobs and representation? No. और in educational institutions, अगर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं, अगर 80 सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से 2 या 3 ही होंगे जो बैकवर्ड क्लास है, SC, ST से होंगे। तो अगर इतना कम रिप्रेजेंटेशन है, जो 70% पॉपुलेशन है कंट्री की, उसमें 2 ही लोग हैं 80 में से सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ। संजय, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब जुड़ गए हैं। एसपी सिंह बघेल साहब, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण जो है वो जारी रहेगा, चुनौती दी गई, लेकिन 3-2 से पक्ष में फैसला आया, कहा गया संविधान के खिलाफ नहीं। इसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, पहली प्रक्रिया तो मैं वहां से शुरू करूंगा। 2019 में कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने समन क्लास के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों को 10% आरक्षण देने का एक फैसला लिया, जिसमें संविधान में संशोधन किया,
जिन लोगों को आपत्ति हुई वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर 3-2 के फैसले में पक्ष में कहा है कि आरक्षण जारी रहेगा। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय था, उस अंत्योदय को सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से परिवर्तित करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अंतिम सवर्ण बच्चे जो 72 साल 75 साल देश की आजादी और आरक्षण को 72 साल हो गए हैं, और जो कई परिवार ऐसे हैं सवर्ण क्लास के जिनके एक बच्चा भी 3 पीढ़ी में चपरासी भी नहीं बन पाया, तो अंतिम सवर्ण बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की है। अंत्योदय का मतलब केवल अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को मकान, दुकान, बिजली, पानी या सिलेंडर नहीं होता है, बल्कि आज ये 10% आरक्षण देकर के उन्होंने। एसपी सिंह बघेल साहब, आप देखिए, आप तो कानून के जानकार हैं, मंत्री हैं, एक सवाल सभी के मन में बार बार आ रहा है सर, और ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि जो वो 50% का बैरियर है, क्या उस बैरियर को तोड़ा गया है? क्योंकि उदित राज इस फैसले के बाद बार बार, या कई और नेता भी निकल कर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 30 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% का बैरियर नहीं पार कर सकते, लेकिन इस बार कर दिया है। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है सर? आप बेहतर समझा सकते हैं कि 50% बैरियर को आप पार कर रहे हैं या उसी में एडजस्ट कर रहे हैं? नहीं, उदित राज जो है भारतीय जनता पार्टी से 2014 से 19 बीजेपी विरोधी बातें करते, सवर्ण विरोधी बातें करने के बावजूद उनको सोचा गया था कि सामाजिक समरसता बढ़ेगी, ऐसे दलित नेता भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो उनको नहीं, उदित राज जरूरी नहीं है सर, वो सवाल जरूरी है। वो 50% जो बैरियर है, क्या उसे तोड़ कर दिया गया है या 50% में एडजस्ट किया गया? क्योंकि अभी डिटेल नहीं आई है, तो हमें लगा आपसे बेहतर इंसान कोई मिलेगा नहीं हमें जो ये जवाब दे सके। 27% आरक्षण ओबीसी का है, आप 15% एससी का है, 7.5% उसमें एसटी का है, और ये 10% ये हुआ, तो जोड़ लीजिएगा ना, ये कहाँ 50 से ऊपर जा रहा है। दूसरी बात, आप ये देख रहे होंगे कि तमिलनाडु में आरक्षण 50 को क्रॉस भी किया है इस मामले में, और ये बहुत अच्छे सामान्य नियम बनाए हैं, रेवेन्यू अधिकारी तय करेंगे, क्योंकि आजकल सूचना के अधिकार में सब कुछ है। 100 वर्ग से ज्यादा उसके पास भूखंड आवासीय नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, 8 लाख से ज्यादा उसकी आर्थिक स्थिति नहीं होनी चाहिए, और 1000 वर्ग फुट से ऊपर का फ्लैट या कोई आवास नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को ईडब्ल्यूएस में रखा गया है, जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग उसको तय करेंगे। तो मुझे लगता है ये 50 को ऊपर नहीं कर रहा है ना। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा ना। ठीक है। अब एसपी सिंह बघेल साहब, जरा हमारे आज तक के दर्शकों को आप ये समझाइए कि इस फैसले के बाद क्या बदल जाएगा? आप लोग की मूल भावना जो थी उसको बिल पास करा दिया आपने, विरोध हुआ, लेकिन अब जब इसकी राहें आसान हो गई हैं, तो यहां से आगे आने वाले भविष्य में क्या बदलाव देखते हैं आप उन लोगों को लेकर जिनके लिए आपने आरक्षण दिया है? देखिए, बदलाव ये होगा कि ये 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस का हुआ है, इन बच्चों का कंपटीशन आपस में होगा। समान अकल वाले, समान शकल वाले, समान कपड़े वाले, समान दुख वाले, समान दर्द वाले, समान शैक्षिक और सामाजिक और आर्थिक स्तर के समान लोगों में 10% में आपस में कंपटीशन होगा। तो अब क्या होगा कि इनका कंपटीशन देहरादून के दून स्कूल के बच्चों से, अजमेर के मेयो कॉलेज से, नैनीताल के शेरवुड से या ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से नहीं होगा। अब इनका पीटर स्वेटेक, चार्ल्स जॉर्जिस, जीटी गोयनका और डीपीएस वालों से नहीं होगा। अब इनका कंपटीशन ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में पढ़ के आने वालों से नहीं होगा। मैं बहुत अच्छा जवाब आपको दे रहा हूँ कि ये 10% लोग हैं, इनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति समान रूप से लगभग होगी। इनमें जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो इस 10% के आरक्षण में काबिज हो जाएगा, लेकिन उसका कंपटीशन उस समान बच्चे से नहीं होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि भारत में कांग्रेस ने एक गलती करी कि देश की आजादी के साथ अगर कॉमन एजुकेशन हो जाती। मैं बघेल साहब आपसे जाते आते एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं। जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब की तरफ से कह दिया गया था कि यह भेदभाव पक्षपात है, समानता की भावना को खत्म करने वाला है। जस्टिस यूयू ललित भी इससे इत्तेफाक रखते थे, कुछ कहना चाहेंगे इस पर सर आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए उदित राज ही काफी होते हैं, हम सबकी लक्ष्मण रेखा है। लेकिन मैं ऐसा करना चाहूंगा कि ये सुनिएगा, ये लोहिया की गैर बराबरी की भावना, ये समता मूलक समाज बाबा साहब की भावना और ये दीनदयाल जी के अंत्योदय की भावना को
ये आरक्षण फुलफिल ठीक है। करता है। हमारे अलग राजनीतिक विचारधाराओं के महापुरुषों ने जो गरीब लोगों के लिए सपना देखा था, उसको ठीक है नरेंद्र सर, मोदी जी ठीक ने है। पार्लियामेंट से पास करके, और ये एक ठीक है सर। कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी फैसले पर प्रतिक्रियाएं दी, बताया कि इससे क्या बदलेगा। लेकिन इस फैसले को लेकर कई तरह के विरोध की टिप्पणियां भी आ रही हैं, जिसमें एक नाम है उदित राज का। उदित राज से हमने बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है हम आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़े फैसले में ईडब्ल्यूएस कोटे को सही ठहराया और उस पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के नेता उदित राज मेरे साथ हैं। उदित जी, आपने ये कहा कि जिन जजेस ने ये फैसला दिया है उनकी मानसिकता जातिवादी है, क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, ऐसा है कि 16 दिसंबर 1992 के दिन इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, जिससे ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। उसके बाद से जब भी SC ST OBC का रिजर्वेशन मैटर आया और सीमा 50% से ज्यादा लांघी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हवाला दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में ऐसा है। लेकिन आज 10% का जो आरक्षण दिया गया गरीब सवर्णों का, मैं बता देना चाहता हूँ उसके विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन वो सीमा क्रॉस हुई है। तो 30 साल तक तो इंदिरा साहनी का जजमेंट की शर्त रही है। आज वो शर्त कहाँ गई? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जातिवादी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट का, और इसलिए ज्यादातर मुकदमे जो रिजर्वेशन के होते हैं वो हारे जाते हैं, चाहे बैकलॉग का है, चाहे आपकी नाराजगी किस चीज से है कि ईडब्ल्यूएस कोटे में जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन मिला, इससे, या फिर SC ST OBC को नहीं मिला, इससे? नहीं, मैं कोई नाराजगी कहा, मैं तो कह रहा हूँ, कहाँ विरोध कर रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि अरे जातिवादी विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जातिवादी। अरे आप जबरदस्ती कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं। आप जाति मैं मानसिकता की बात कर रहा ये तो कानून की बात है, हूं। सरकार ने कानून की पॉलिसी। बात ही नहीं है भाई, कानून की बात कहा। अरे आप समझते नहीं, 30 साल से वो कानून आज बदल गया। 30 साल से कहते रहे कि ये क्या कहते, ब्रह्मा की लकीर है, लक्ष्मण रेखा है, क्रॉस तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। आज कैसे पॉसिबल होगी? ये मैं कह रहा हूं। आपकी जो पार्टी है वो समर्थन करती अरे रही है। भाई, आपको आप लगता है कि पार्टी- आप इतर लाइन लेकर नुकसान हो सकता है? आप ये फैक्चुअल पोजीशन है, पार्टी की क्या बात है? आप पार्टी को क्यों बीच में फंसा रहे हैं? फैक्चुअल पोजीशन SC ST OBC जो 85% है वो लोग, आप उनकी बात के जब आई तो ये हो गया 50% की सीमा लगी रही, और जब इनकी बात आई तो सीमा हट गई। सडनली सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड चेंज हो गया। मैं उस पर सवाल खड़ा कर। सीलिंग पहली बार तो ब्रीच नहीं हुई है कई पहली स्टेट्स बार में, तमिलनाडु में। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं होता था कभी भी, वैलिडेट नहीं किया कभी। आपको लगता है कि अगर सही नहीं हुआ है तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे? नहीं, मैं चैलेंज क्या करूंगा? इन्हीं के सामने चैलेंज करके क्या करूंगा? ये कुछ सुनेंगे? मतलब आपको लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा? मैं इस मानसिकता का, उन्हीं मानसिकता के जजेज के सामने मैं बोल के क्या बेवकूफी करूंगा? मैंने एक हमारी भावना थी SC ST OBC को, उसको प्रकट कर दिया। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि आपके स्टैंड से पार्टियों को नुकसान हो सकता है? पार्टी का नुकसान और फायदे, हर चीज नुकसान फायदे से होता है। न्याय की बात होती है, सोशल जस्टिस की बात है। तो ये थे उदित राज जी, साफ तौर पर कहते हुए कि जिन जजेस ने ये फैसला दिया है वो जातिवादी मानसिकता के हैं, और पार्टी को इससे नुकसान हो या नहीं वो सामाजिक न्याय की बात करते रहेंगे। दिल्ली से मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर जातिवादी मानसिकता की टिप्पणी और उसके साथ ही उन पर कई तरह के सवाल उदित राज खड़े करते हुए, लेकिन मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे का फायदा किसे होगा? उन्हें फायदा होगा जो सामान्य वर्ग से आते हैं और परिवार की आय जो है वो सालाना 8 लाख रुपए से कम है। ईडब्ल्यूएस जैसा कि नाम ही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 5 एकड़ से अधिक जिनकी जमीन ना हो उन्हें इसका फायदा होगा। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ एसपी सिंह बघेल साहब थे, जिनसे हमने ये सवाल पूछा कि क्या वो 50% का जो बैरियर है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उदित राज जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि इस मानसिकता का विरोध कर रहा हूं मैं, जजों को लेकर सवाल खड़े कर दिए, कई तरह की तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो जजों की जात को लेकर कर दी। लेकिन
फिर मूल सवाल जो है, केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि 50% बैरियर को नहीं तोड़ा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अगर डिटेल जानकारी आई हो उनके उस वर्डिक्ट में, तो जरा बताइए क्या उस बैरियर को तोड़ा गया है? क्योंकि दर्शकों के मन में यह सवाल बार बार आ रहा है और लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो बैरियर तोड़ा जाएगा तभी ये ट्रक वहां जा सकता है, क्योंकि बैरियर जितना है 50% तक का, ये कहा जा रहा है कि संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान सभा में जिस समय ये सारा हुआ था उस समय कोर्ट ने ये कहा था 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर भी चिंता जताई गई कि आखिर इसकी सीमा कहां तक होगी। ये भी कहा गया कि आरक्षण ये कब तक, अनंत काल तक चलता रहेगा क्या, कब तक चलेगा? और दूसरा ये कि अब सरकारें इस पर 10% से 50 से 60 या उससे भी आगे कहां तक ले जाएंगी, इसके लिए अभी तक कोई लक्ष्मण रेखा या सीमा रेखा नहीं है जिसकी बात की जा रही है। और दूसरा, जो याचिकाकर्ता हैं उनका ये कहना है कि एक तो पिछले दरवाजे से सवर्ण लोगों को, जिनको आरक्षण के से कोई मतलब नहीं था, उन सारे लोगों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, उसकी घुसपैठ कराई जा रही है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी मान लिया है कि ये 50% की सीमा रेखा को क्रॉस किया जा सकता है। क्रॉस करने के बाद कहां तक, क्या किसी एक जगह कोई ऐसा बैरियर आगे लगाया जाएगा कि उससे आगे नहीं, या फिर जिस पार्टी की सरकार होगी वो संविधान इसी पर फिर मेरा सवाल है, जब इस मामले की दलील चल रही थी तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी कहा कि सरकार ने बैरियर को नहीं तोड़ा है। थोड़ी देर पहले एसपी सिंह बघेल से मैंने सवाल पूछा, यही सवाल पूछा मैंने, वो भी इस बात को बार बार जोर देकर कह रहे थे कि वो बैरियर हम नहीं तोड़ रहे हैं। तो फिर अगर तोड़ा जा रहा है तो उसको वो इकरार करने में इंकार क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं तोड़ा जा रहा तो फिर ये बातें कहां से आ रही हैं? ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों? उनका बैरियर इस मामले को लेकर था कि जो पहले से आरक्षण जिन जातियों को मिल रहा है, जिन वर्ग को मिल रहा है, उसमें उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, 10% जो आर्थिक आरक्षण है वो बिल्कुल अलग क्राइटेरिया है, और ऐसे में अभी तो डिटेल्ड जजमेंट आने से ही पता चलेगा कि इसे 10% को लेकर भी क्या कोर्ट ने कोई ऐसा इंतजाम किया है, कानूनी या संवैधानिक इंतजाम, जिससे कि इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, या फिर राजनीतिक पार्टियों को या सरकारों को या कानून बनाने वालों को इस बात की छूट रहेगी कि वो इससे आगे भी जैसा उचित समझें और जैसा उस समय की मांग की जरूरत हो उसमें वो उसको बैरियर को पीछे धकेल सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जरूर गया था कि जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है, जो आरक्षण के दायरे में जातियां हैं, उस पर हम कोई असर नहीं डाल रहे हैं। ये अलग से 10% आरक्षण की बात है। तो इसमें अभी हमने जो शोएब इनसे बात की वकील से, उन्होंने भी यही कहा है कि इसमें शादाब जमई नहीं, उनका नाम है शादान फरासत। तो शादान फरासत ने बोला है कि इसमें निश्चित रूप से वो बैरियर टूटा है और इस पर कोर्ट ने बहुत इसको भी कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। लेकिन ये जरूरी है कि आगे ये 10% ही आगे रहेगा, 50 से 60 होगा या 60 से 70 और 80, इसके लिए कोई कानूनी कोई कैप लगाया गया नहीं। इस पर डिटेल फैसला देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिले आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली जजों की पीठ ने 3-2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट की राय ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ थी। बाकी 3 जजों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटे में सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिला हुआ है। इस फैसले को चुनौती दी गई थी। तो जानकारियां जो हैं वो हम आपको यहां दिखा रहे हैं ग्राफिक जरिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोहर लगा दी है। 3-2 से यह फैसला हुआ है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में 3-2 से फैसला हुआ। 3 जजों ने ऐसा माना कि जो संविधान की मूल भावना है उसके मुताबिक ही ये है। वही मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की असहमति यहां पर थी। जस्टिस भट्ट जो थे उनकी भी असहमति यहां पर देखने को मिली है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने बताया कि बुनियादी ढांचे के ये खिलाफ है। हालांकि ये 2 लोग थे, 3 लोग इसके सहमति में थे और उनका यह मानना था कि बुनियादी ढांचे के खिलाफ नहीं है। इसी वजह से यह फैसला जो है यह पारित कर दिया गया और यह तय हो गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है, यानी कि सवर्णों को लेकर, गरीब सवर्णों को लेकर जो यह आरक्षण है यह जारी रहेगा। अब कौन कौन पक्ष में है? तो जस्टिस बेला त्रिवेदी, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए संविधान संशोधन सही, यह मानना था जस्टिस बेला त्रिवेदी का, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यह उन 3 जजों में से हैं जिन्होंने सहमति में
फैसला दिया है। संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, यह भी अपनी टिप्पणी उन्होंने की। इसके अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि ये भी पक्ष में थे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, यह इनका कहना था, और यही टिप्पणी करते हुए इन्होंने भी अपनी सहमति जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर लगा दी, जिसकी वजह से यह फैसला पारित हो पाया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में समानता का उल्लंघन नहीं होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इसके अलावा तीसरे जज जिन्होंने समर्थन दिया, जिसकी वजह से 3-2 से बहुमत में पारित हो पाया, वो थे जस्टिस जेबी पारदीवाला। उनका यह कहना था कि आरक्षण के लिए जो नियम है उनको देखा जाना चाहिए, निहित स्वार्थ के लिए इनका इस्तेमाल ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन विरोध में जज कौन थे जिन्होंने टिप्पणियां की? जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। इनका कहना था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचों का उल्लंघन है, और यह उल्लंघन जो है इस वजह से इन्होंने असहमति जताई है। कुछ और भी तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो इनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ये 5 जजों की बेंच बैठती है और 3 जज, जैसा कि हमने आपको बताया, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला, ये 3 सहमति देते हैं। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस यूयू ललित ये असहमति जताते हैं, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी जो थी वो इधर थी, इस वजह से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम सहमति लग जाती है और अब यह आरक्षण लागू हो जाएगा। इस बीच वकीलों का क्या कहना है, क्या कुछ सुनवाई हुई और उस पर वकील बाहर निकलकर क्या बता रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ शादाब जमाई हैं। शादाब भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई सारे सवालों के जवाब तलाशता है। ये मांगता है कि जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि एक समय सीमा होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से लोग फायदा ना उठाएं इसका। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या ये 50% से ऊपर जाएगा? देखिए, पहले मैं समझा दूं, 2 ओपिनियन है, एक मेजॉरिटी 3 जजेस के और एक जस्टिस भट्ट का डिसेंटिंग ओपिनियन है, जिससे चीफ जस्टिस एग्री करते हैं। और मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता है। ऑल्सो जो एक्सक्लूजन, जो बैकवर्ड कास्ट, SC ST दलित्स और जो ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से, वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता। उस पॉइंट पे जो डिसेंट है वो डिसएग्री करती है। वो कहता है क्योंकि आपने जो पुअरेस्ट लोग हैं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास पुअरेस्ट है, वही हमने यही बहस की थी और वो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया डिसेंट में कि जो पुअरेस्ट लोग हैं उनको अगर आप एक्सक्लूड करेंगे इकोनॉमिक क्राइटेरिया से तो उसका पर्पस ही मीट नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो ब्रॉड व्यू है। अब इस पे मेजॉरिटी के व्यू में जस्टिस त्रिवेदी ने और जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि रिजर्वेशंस वर इनिशियली मेंट टू बी टाइम बाउंड एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड टू कॉन्स्टेंटली रीअसेस एंड सी इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्वेशन हैव बीन मेट। दैट इज फाइन एज अ व्यू, but today the reality is that on the ground, do people from backward classes and SC ST have equal access in government jobs and representation? No. और in educational institutions, अगर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं, अगर 80 सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से 2 या 3 ही होंगे जो बैकवर्ड क्लास है, SC ST से होंगे। तो अगर इतना कम रिप्रेजेंटेशन है, जो 70% पॉपुलेशन है कंट्री की, उसमें 2 ही लोग हैं 80 में से सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कहाँ मीट हुआ है? तो अभी बहुत समय है उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने में। जब ऑब्जेक्टिव वो मीट हो जाएगा तो बिल्कुल आप रिजर्वेशन हटा दीजिए, बट आज वो समय नहीं आया। अभी बहुत सारी उसमें बाधाएं और परेशानियां और अभी जो रेगुलर चैलेंजेस हैं वो जमीन पे हैं, अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। इसमें बड़ा सवाल ये कि क्या ये आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद 50% से ज्यादा का कैप हो सकता है? तो उस पर भी मेजॉरिटी ने कहा कि 50% क्रॉस किया जा सकता है। मेजॉरिटी का ये व्यू था कि 50% बेसिक स्ट्रक्चर का रूल नहीं है, वो एक रूल जो है वो एक रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है और रूल ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि उसमें रूल में ही एक्सेप्शंस इन्विसाइज्ड हैं। मतलब जब रूल बना था तभी कहा था कि इसको क्रॉस किया जा सकता है XYZ सर्कमस्टेंस में, इसलिए वो बेसिक स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है। इसमें स्टेट्स अगर इसको लागू करना चाहें उसके लिए क्या प्रावधान होता है? तो स्टेट्स तो जिस तरह से ये परमिसिव प्रोविजन है, मतलब ये स्टेट्स को अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो स्टेट अपना 10% एडिशन टू एक्सिस्टिंग रिजर्वेशन जो है 50 के ऊपर, वो ईडब्ल्यूएस को आप दे सकते हैं जिस तरह से इस अमेंडमेंट में इन्विसाइज्ड है। उनको अलग से एक कानून लेके आना पड़ेगा और अपने यहाँ लागू करना नहीं, पड़ेगा? कानून की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हैं, जो भी प्रक्रिया होगी, चाहे कानून के थ्रू या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, लेकिन जो भी लीगल प्रक्रिया जरूरत होगी उसके थ्रू ये कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। लेकिन इसमें तो ये साफ हो गया कि आप 50% से ज्यादा भी, तो इसकी सीमा 10% से और आगे भी बढ़ा सकते हैं आगे। बिल्कुल, तो यही डिसेंट ने ये पॉइंट आउट किया कि अगर आप इस तरह से अलाउ कर रहे हैं 50 से ऊपर, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो रिजर्वेशन का रूल है वो इक्वालिटी के रूल को खा जाएगा। रिजर्वेशन का जो रूल है वो इक्वालिटी का रूल को ही खत्म कर देगा। तो ये डिसेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपने आज जो अलाउ किया है 10% एक्सेस, वो आपने कोई उस पर लिमिट नहीं रखी, अब तो अनलिमिटेड एक तरह से कर दिया है। तो वो एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था कोर्ट के अंदर ही।
जो सामान ज्यादा बिकेगा फिर दुकानदार वही सामान ज्यादा ला के अब रखेगा। मैं उस तरह से नहीं कहूंगा, मैं एक संवैधानिक वकील हूं, मैं उस तरह से नहीं कहूंगा, बट एक बात है कि अगर कोई चीज परमिट की जाती है तो उसको फिर उसका मिसयूज होने का चांस भी काफी रहता है। वो चीज भी कोर्ट को अपने दिमाग में रखना पड़ता है। जब कोर्ट ने आगाह किया है कि कोर्ट ने खुद उन 2 जजेस ने खुद बाकी जो 3 जिन्होंने अलाउ किया उन्हें आगाह किया है कि इसका ये रिस्क फैक्टर है। तो यहां पर आप कानूनी जानकार को सुन रहे थे, लेकिन मुझे तस्वीरों में यहां पर सुनील जी भट्ट नजर आ रहे हैं जम्मू से, और हमें सुनाई पड़ रहा है कि वहां जश्न हो रहा है। सुनील जी भट्ट, ये जो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला जिसे बीजेपी बता रही है, क्या रिएक्शन जम्मू में है, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं 10% आरक्षण को लेकर जो सवर्णों को मिला है? जी बिल्कुल शुभांकर, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके ठीक बाद यहाँ पर जम्मू में जो डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता है उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिठाइयां बांटी जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए यहाँ पर डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इनका कहना है कि ये सामाजिक न्याय के लिए एक अहम कदम है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है। 3 जजों ने स्वीकृति दी है जबकि 2 जजेस ने डिसेंट दिया है। मेजॉरिटी वर्डिक्ट है और इसका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। हम यहाँ पर सीधा जो डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, उनसे बात करते हैं। अशोक गुप्ता जी, जो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ये फैसला आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? बड़ा स्पष्ट फैसला है। किसी ने गरीबों के विषय के अंदर विचार करने का प्रयास करा। आज गरीबों की सुनवाई हुई है। अब गरीब का बच्चा आरक्षण प्राप्त कर सकेगा नौकरियों के अंदर। आज गरीब का बच्चा डॉक्टर बन सकेगा। आज गरीब का बच्चा इंजीनियर बन सकेगा। आज गरीब का बच्चा ऊंचे पदों पर बैठ जाएगा। अशोक जी, ये तो सर्वसम्मति से ये फैसला तो नहीं है, हालांकि जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट है वही रहता है, लेकिन 2 जजों ने डिसेंट भी दिया। फैसला जो होता है जी, 5 के बीच में 3 मेजॉरिटी है तो माना तो वही जाएगा। लेकिन अगर 2 ने नहीं दिया तो उनका कर्म है। कहा जा रहा है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है क्योंकि जो इसमें इनकम का क्राइटेरिया रखा गया है वो इसमें मिसयूज भी हो सकता है, ऐसी शंकाएं भी कई लोग जता रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का निर्णय आ गया और उस पर मोहर लग गई, अब मिसयूज करने वाला इसको कोई प्रयास कर नहीं सकता। तो साफ तौर पर शुभांकर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जम्मू की सड़कों पर डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता जो है नहीं तो सुनील जी भट्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। 10% का जो आरक्षण है। सुनील जी भट्ट, देखिए हमने जश्न देखा, ढोल नगाड़े हम सुन रहे हैं। अब जरा उनसे समझिए ये कि क्या बदल जाएगा इससे, यहां से आने के बाद अब क्या बदलेगा, उनके जीवन में क्या बदलाव वो महसूस करेंगे, उनके आने वाली पीढ़ियों पर। एक बार जरा फिर से समझिए और कुछ और लोगों से अलग अलग प्रतिक्रिया लीजिए कि इस ऐतिहासिक फैसले का असर उन पर कैसे पड़ेगा। क्यों जश्न मना रहे हैं, देश दुनिया में दर्शक देख रहे हैं उन्हें, वो जानना चाहते हैं मिठाइयां क्यों बांटी जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में इससे क्या बदलाव आएगा? आज आप इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव के रूप में मना रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या बदलाव? गरीब के विषय के अंदर विचार होगा, गरीब ऊंचे पदों पर बैठेगा, गरीब की सुनवाई होगी। 10% के अंदर चुन करके जो गरीब जाएंगे वो भी ऊंचे पदों पर बैठने का प्रयास करना चाहिए। जो सपना था, जो सपने का सपना रह करके बढ़ गया, और वो गरीब अब उनकी सुनवाई होगी। ठीक है, तो लेकिन जो कई लोग शंकाएं भी जता रहे थे उनको क्या कहेंगे आप? शंकाओं के विषय के अंदर अगर अड़चन डालने का प्रयास होगा, गरीब नस्ते नबूद कर देगा। अब कोई गरीबों के सामने नहीं आएगा, जो आएगा वो पिस जाएगा। मोदी जी ने पहले ये प्रारंभ करा था गुजरात में, अब उन्होंने एक वर्डिक्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट को दिया। 5 में से 3 जजों ने मोहर लगा दी है। अब इसको कोई रोकने का प्रयास नहीं कर सकेगा, और अगर कोई करेगा गरीब उसको छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग हैं इनका कहना है कि गरीबों के पक्ष में ये फैसला है क्योंकि उच्च जातियों से भी जो है गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनको भी सोशल जस्टिस के दायरे में लाना चाहिए। उत्साहित जो लोग हैं डोगरा फ्रंट के, वो हमें नजर आ रहे हैं सुनील जी भट्ट। जी बिल्कुल, उनका उत्साह जो है वो हमें नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि जीवन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन सियासी पार्टियों की तरफ से भी सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है। सुशील मोदी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि आपको याद होगा आरजेडी की तरफ से वो कह रहे हैं कि विरोध उस दौर में हुआ था जब ये बिल आया था। जरा सुनिए सुशील मोदी को। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में
103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके, ये 3 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। देश का सर्वोच्च न्यायालय काफी विचार विमर्श के बाद, काफी बहस के बाद उन्होंने जो फैसला लिया है वो एक विभाजित, डिवाइडेड फैसला है, 3-2 का। 3 ने अपहोल्ड किया है जो पार्लियामेंट से पास हुआ था। और हमारा कांग्रेस का स्टैंड तो पार्लियामेंट में ही साफ था, गरीबी हटाई जाए, गरीब की मदद की जाए। कांग्रेस तो इंदिरा जी के समय से वचनबद्ध है और उस पर हर बार प्रयास करती। बस मेरे 2 सवाल भाजपा से। जब 100 दिन रह गया था 2019 में, चुनाव हार रहे थे, तब क्यों लाए? तो आपकी नीयत गरीबों के साथ नहीं थी, ईडब्ल्यूएस कोटे के साथ नहीं थी, बल्कि इस बात के साथ थी कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, वरना तो 5 साल क्यों नहीं लाया। दूसरा सवाल मैं जानना चाहता हूं कि 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी जिस सरकार के पास हो, जो आर्मी में, सेना में भी 4 साल के लिए भर्ती करके नौजवानों को बेरोजगार कर रही हो, उसके पास नौकरियां कहाँ हैं? ये तो भाजपा का चुनावी हथकंडा था। देखिए, सबसे बड़ी बात इस फैसले की ये है कि आर्थिक बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया गया है, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया है और मैं समझता हूँ ये उचित है। मेरा अपना भी मानना है कि चाहे ब्राह्मण हो और चाहे कोई दूसरी जमात का व्यक्ति हो, अगर वो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है और उसको कोई सहूलियत स्टेट दे सकती है तो देनी चाहिए, मगर इस पर मुख्तलिफ विचार हैं। अभी तक इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया है कि सोशल बेसिस पर ही रिजर्वेशन हो सकती है। अब संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट ने इकोनॉमिक बेसिस को प्राथमिकता दी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। सो इसमें सबसे बड़ी बात इस जजमेंट की ये है कि आर्थिक पिछड़ापन रिजर्वेशन या आरक्षण का आधार हो सके, इसको कबूलियत मिल गई है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरे उसमें किसको कितना कोटा मिलने वाला है। एक बार हम आपको ग्राफिक जरिए दिखा समझा के कोशिश करते हैं कि आपको जानकारी दी जाए। तो देखिए, किसको कितना आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ईडब्ल्यूएस जो है उसे 10%। तो ये आरक्षण का कोटा जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को अब ये 10% मिल रहा है, ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%। 3-2 से सर्वोच्च फैसले पर फिलहाल मुहर लग गई है और आर्थिक आधार पर सवर्णों को अब आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण जो है ये दिया जाएगा। तो ये ग्राफिक जरिए जानकारी जो है हम दे रहे हैं। और एक बार फिर रुक करते हैं जम्मू का। हमारे साथ सुनील जी भट्ट लगातार बने हुए हैं। सुनील जी भट्ट, आपके साथ तमाम लोग मौजूद थे जो जश्न मना रहे थे कि 10% आरक्षण जो है वो गरीबों को मिलेगा और उससे बदलाव होगा। अब जरा उनसे ये पूछिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है, क्या ये वक्त की मांग है या फैसला उनके हित में इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा है? तो एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में जज थे जिन्होंने मुहर लगाई। जस्टिस बेला त्रिवेदी पक्ष में थी। संसद के फैसले को सकारात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए, ये उनका कहना था और उन्होंने फैसले के पक्ष में अपनी बात रखी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ये बड़ी बात कही और मुहर लगाई। कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से समानता का उल्लंघन नहीं होता है।